Good morning students, welcome to this video and this is Dr. Bharti Gautam. बाल विकास और उसको प्रभावित करने वाले कारकों की इस श्रृंखला में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वंशानुक्रम के नियमों की. In the last video we talked about the basis of child development and factors affecting it. और सबसे पहला फैक्टर जो बाल विकास को प्रभावित करता है वो हमने वंशानुक्रम को लिया और लास्ट वीडियो में हमने ये बात की कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया किस तरीके से होती है और एक माता पिता के गुणों का संतानों में किस तरीके से प्रोपेगेशन होता है. और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं नियमों की. तो चलिए शुरू करते हैं. So students, according to some psychologists, there have been some laws and theories of heredity. और उनमें सबसे पहला है बीज कोशों की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. इस नियम के प्रतिपादक वीज़मैन हैं. मीन्स वीज़मैन ने इसको के फाउंडर रहे हैं इस नियम के, और उन्होंने कहा है कि मानव की उत्पत्ति बीज कोशों से होती है. इनका मत है कि बीज कोश कभी नष्ट नहीं होते हैं. वीज़मैन सेज दैट अ ह्यूमन बीइंग डेवलप्स फ्रॉम जर्म प्लाज्म और जर्म प्लाज्म नेवर डिस्ट्रॉयज. जर्म प्लाज्म माता पिता के द्वारा अपनी संतति को मीन्स अपने ऑफ स्प्रिंग्स को हस्तांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं. और इस प्रकार ये बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रांत होते जाते हैं. मीन्स जनरेशन टू जनरेशन इनका ट्रांसफरेंस होता रहता है. दे कीप प्रोपेगेटिंग फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन. ये कोश वातावरण के प्रभाव से प्रभावहीन रहते हैं और इसी के आधार पर वीज़मैन ने बीज कोशों की निरंतरता के नियम का प्रतिपादन किया है. मीन्स ये जो जर्म प्लाज्म है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. और इसी के बेसिस पर वीज़मैन ने बीज कोशों की निरंतरता का नियम प्रतिपादन किया. लेकिन वर्तमान में इस नियम की अत्यधिक आलोचना हो रही है. इट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड दीज डेज. इस नियम के प्रमुख आलोचक और जो सबसे ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं वो हैं श्री B.N. झा, जो लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार माता पिता बीज कोश के संरक्षणकर्ता होते हैं. उन्होंने लिखा है कि माता पिता अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जर्म प्लाज्म के स्टोर हाउस होते हैं तथा अवसर आने पर अपनी संतान को हस्तांतरित कर देते हैं. जब टाइम आता है तो ऑफ स्प्रिंग्स को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं जर्म प्लाज्म को. और यह हस्तांतरण उसी प्रकार से होता है जैसे रुपया एक बैंक से निकालकर दूसरी बैंक में जमा कर दिया जाता है. इसलिए यह नियम वंशानुक्रम की प्रक्रिया को पूरी तरह स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है. तो इस नियम के आलोचक रहे हैं B.N. झा. वो यही कहते हैं कि ये लॉ जो है इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि इसके जो संरक्षण करता है माता पिता जो संरक्षण करता है जर्म प्लाज्म के, वो अपनी संतानों को इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं. पर ये जो प्रोसेस है इट इज़ जस्ट लाइक कि हम पैसा एक बैंक से निकाल करके दूसरी बैंक में जमा कर दें. तो इसलिए ये वाली प्रक्रिया जो है हेरिडिटी की वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही. नाउ द सेकेंड लॉ, समानता का नियम, लाइक बीगेट्स लाइक. इस नियम का अर्थ है समान के समान. मीन्स जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है. ऐसी मान्यता है कि बुद्धिमान माता पिता के संतान बुद्धिमान और मंद बुद्धि माता पिता की संतानें मंद बुद्धि होती हैं और यही समान के समान होता है. इस नियम के कारण ही छोटे कद के माता पिता के छोटे बच्चे पैदा होते हैं तथा बड़े कद के माता पिता
को बड़ी कद की संतानें प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में जो अपवाद दृष्टिगोचर हो रहा है उसने इस नियम में संदेह पैदा कर दिया है, क्योंकि कभी कभी काले वर्ण के माता पिता की संतानें गौर वर्ण तथा बौने कद के माता पिता की संतानें लंबे कद की दृष्टिगोचर हो जाती हैं। ये हम लोग ने देखा है कि समान के समान का मतलब होता है कि माता पिता जैसे होते हैं वैसी ही उसकी ऑफस्प्रिंग्स भी होती हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद दृष्टिगोचर होता है कभी कभी, जिसमें ये होता है कि बेशक माता पिता जैसे हैं उनकी संतानें उनके जैसी न होकर के उनके पितरों जैसे गुणों की हो जाती हैं। तो ये अपवाद होता है, इसलिए इस नियम में भी संदेह पैदा हुआ। Now the third law, that is law of variation, means भिन्नता का नियम। इस नियम की मान्यता है कि बच्चे अपने माता पिता की सत्य प्रतिलिपि नहीं होते हैं, मीन्स ट्रू कॉपी नहीं होती हैं ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स की, और ना ही एक माता पिता की संतानें एक समान होती हैं, और एक माता पिता की जो बच्चे हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें आपस में रंग, बुद्धि, विचार एवं स्वभाव में एक दूसरे से भिन्नता होती है। जैसे एक ही माता पिता के कुछ बच्चे तीव्र बुद्धि तथा कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ शारीरिक एवं मानसिक हृष्ट-पुष्ट तो कुछ कमज़ोर शरीर और बुद्धि वाले होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि माता पिता जैसे होते हैं वैसी संतानें भी होती हैं, लेकिन ये जो नियम है उसके हिसाब से सभी माता पिता के सभी बच्चे भी एक से जैसे नहीं होते हैं, और सभी बच्चे भी माता पिता की ट्रू कॉपीज़ नहीं होते हैं। उनमें डिफरेंसेस डेफिनेटली पाए जाते हैं। उनका IQ लेवल है, उनके थॉट प्रोसेस है, उनका नेचर है, वो सब काफ़ी डिफ़र करता है। इसी कारण माता पिता के उत्पादक कोशों की विशिष्टताएं हैं। मीन्स इसका द मेन रीज़न इसका यही है कि उसके जो उत्पादक कोश थे पेरेंट्स के, उनकी स्पेसिफिसिटीज़ हैं। अनेक पितरक उत्पादक कोशों में होते हैं जो एक दूसरे के विभिन्न संयोजन के कारण भिन्न बच्चे को जन्म देते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि इस नियम के द्वारा समानता के दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नाउ द फोर्थ लॉ, प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें मंदबुद्धि तथा मंदबुद्धि माता पिता की संतानें प्रतिभाशाली होती हैं। इसी प्रवृत्ति को प्रत्यागमन का नियम कहा जाता है। इस नियम के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से दो प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, जागृत और सुप्त। मीन्स एक तो डोमिनेंट होता है और एक सुप्त होता है, मीन्स रिसेसिव होता है। भावी संतति में ये दोनों गुण संक्रमित होते रहते हैं। जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें ये दोनों प्रकार के, मीन्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव, जागृत और सुप्त गुण, ये दोनों ट्रांसमिट होते रहते हैं। कभी कभी सुप्त गुण जागृत हो जाते हैं तो कई पीढ़ियों के बाद भी पूर्वजों के गुण या दोष भावी संतति में आ जाते हैं। इसलिए बच्चे अपने माता पिता से विपरीत गुण वाले हो जाते हैं। तो कभी कभी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो डोमिनेंट हो जाता है ऑफस्प्रिंग्स में, तो वजह और उस कारण माता पिता वाले गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग्स में न जा कर के उनके पूर्वजों के गुण या दोष उनमें आ जाते हैं। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो माता पिता के विपरीत गुण वाली हो जाती हैं। नंबर 2, जब माता पिता के गुण सूत्रों का मिश्रण ठीक से नहीं हो पाता है, मीन्स उनके जो क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट्स के, वो आपस में उनका सम्मिश्रण
सही नहीं हो पाता है, ठीक से नहीं हो पाता है, तो प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें मंदबुद्धि हो जाती हैं और मंदबुद्धि माता पिता की प्रतिभाशाली संतानें हो जाती हैं। नंबर 5 जो लॉ है वो है ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। यह नियम ये कहता है कि माता पिता द्वारा अर्जित गुणों का संक्रमण उनकी संतति को होता है। इस नियम की यही मान्यता है। लेमार्क कहते हैं, उन्होंने इस नियम की पुष्टि हेतु जिराफ का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। लेमार्क के विचार के अनुसार प्रारंभ में जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, लेकिन बाद में परिस्थितिवश उसकी गर्दन लंबी होती गई और यही गुण अब वंशानुक्रम का अंग बनकर अगली पीढ़ी को संक्रमित करने लगा है। लेमार्क ने ये जो कहा कि जिराफ का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, उसके हिसाब से जिराफ पहले छोटी गर्दन का हुआ करता था, लेकिन परिस्थितिवश उसकी गर्दन इसलिए लंबी होती गई कि उसको घास खाने के लिए, पेड़ों के पत्ते खाने के लिए उसको गर्दन को ऊंचा करने की ज़रूरत पड़ी और पेड़ लंबे होते गए, उसकी गर्दन भी उसी हिसाब से वो लंबी होती गई और अगली पीढ़ी को यही गुण संक्रमित होने लगा और आज प्रेजेंट सिनेरियो में जिराफ की गर्दन लंबी ही पाई जाती है। इस नियम की पुष्टि हेतु पावलोव, मैकडूगल एंड हैरिसन के परीक्षण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पावलोव ने सफ़ेद चूहों पर प्रयोग करने के उपरांत निष्कर्ष निकाला कि पहली पीढ़ी के चूहे 30 बार घंटी बजने पर खाने के लिए आते थे, लेकिन 5वीं पीढ़ी के चूहे केवल 5 बार घंटी बजने पर ही खाने के लिए आने लगे। मीन्स पहली 4 जनरेशन्स जो थी वो 30 बार घंटी बजने पर ही वो मोटिवेट होती थी, लेकिन 5th जनरेशन में 5 बार घंटी बजने पर ही वो आने लगे। मैकडूगल ने भी एक प्रयोग चूहों पर करके इस धारणा की पुष्टि की। उसने पानी के एक बड़े टब में कुछ चूहों को छोड़ दिया, जिसमें से निकलने के लिए 2 रास्ते थे। एक मार्ग में रोशनी थी, प्रकाश युक्त था, और दूसरे में अंधेरा था। प्रकाशयुक्त मार्ग में बिजली के झटके लगने की व्यवस्था थी, उसमें करंट पास कर दिया जाता था और चूहे पहले प्रकाश मार्ग से बाहर जाने का प्रयास करते थे, लेकिन क्योंकि इस मार्ग में इलेक्ट्रिक करंट था इस वजह से वो वापस लौट आते थे। इसके बाद चूहों ने बाहर निकालने के लिए अंधेरा वाला मार्ग ढूंढ निकाला और इस परीक्षण में मैकडूगल ने ये नोटिस किया कि पहली जनरेशन के चूहों ने अंधकारपूर्ण मार्ग को ढूंढने में 165 बार भूल की, लेकिन 23वीं पीढ़ी के चूहों ने 25 बार ही उनसे गलती हुई और उन्होंने अंधेरे मार्ग को ढूंढ लिया। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जो उनके जो हिट एंड ट्रायल वाले जो नंबर्स थे, उनके जो केसेस थे, वो धीरे धीरे कम होते गए एंड अगली जनरेशन्स में उनके प्रयास थे, जो पहले वो ज़्यादा प्रयास करते थे सक्सेसफुल होने के लिए, अब उनको कम प्रयास करके ही सक्सेस मिल जाने लगे। आफ्टर द लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, अब हम बात करते हैं मेंडल्स लॉज की। मेंडल मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग पीज और चूहों पर किए। मटर और चूहों पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स सारे हुए। पीज मीन्स मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सटाइवम। ये मटर का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। मटर को चुनने का
मेंडल का सबसे पहला कारण यही था कि मटर में 7 विरोधी गुण पाए जाते हैं और ये मटर का पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसलिए मटर को मेंडल ने चुना और उनके प्रयोग मटर और चूहों पर ही रहे। अब उनके नियमों में सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम को, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, इसमें मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधों का क्रॉस करवाया। लंबे पौधों को टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी से डिनोट किया गया है और बौने पौधों को स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से डिनोट किया गया है। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी मीन्स लंबे पौधे को क्रॉस करवाया गया स्मॉल टी मीन्स बौने पौधों से, तब जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, मतलब पहली F1 जनरेशन में जो हमको पौधे प्राप्त हुए वो कैपिटल टी और स्मॉल टी थे, मीन्स लंबे पौधों की प्राप्ति हुई। तो पहला प्रभाविता का नियम जो मेंडल का था उसमें यही बताया उन्होंने कि जब लंबे पौधे और बौने पौधों को मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों को क्रॉस कराया तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमको जो पौधे प्राप्त हुए वो कैपिटल टी और स्मॉल टी मीन्स लंबे पौधे हमको मिले। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें हमने देखा कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जिन पौधों की हमें प्राप्ति हुई वो थे लंबे, मीन्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी पौधे हमें प्राप्त हुए जो लंबे पौधे थे फर्स्ट फीलियल जनरेशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इज युग्मकों के विलगन का नियम। युग्मकों के विलगन का नियम, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स में उन्होंने ये बताया मेंडल ने कि जब फर्स्ट फीलियर जनरेशन में प्राप्त लंबे पौधे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इन दोनों का जब क्रॉस हुआ है, जब इन दोनों को प्राप्त हुए तो इनसे हमको कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड यहाँ पर भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? F2 जनरेशन, मीन्स सेकेंड फीलियल जनरेशन में हमको इनकी प्राप्ति हुई। मीन्स कैपिटल, ये लंबे पौधे एंड लंबे पौधे, इनसे जो हमको प्राप्त हुए हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ पर भी क्योंकि ये लंबा ही पौधा है तो इसलिए यहाँ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन F2 जनरेशन, दैट इज सेकेंड फीलियल जनरेशन में हमको इनकी प्राप्ति हुई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स के बाद में जो थर्ड लॉ है जो मेंडल द्वारा प्रतिपादित किया गया है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मीन्स लॉ ऑफ फ्री असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ फ्री असॉर्टमेंट, इसमें मेंडल ने जब कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी इन दोनों प्लांट्स को, मीन्स जो टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स को जब उन्होंने क्रॉस करवाया है, मीन्स उसमें ये कैपिटल टी और स्मॉल टी से ये दिस इज़ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जब इन चारों को आपस में क्रॉस करवाया गया तो जो 25% जो हमको प्लांट्स मिले वो थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मीन्स देवर प्योर टॉल प्लांट्स। उसके बाद में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन दोनों ने मिल करके 50% हाइब्रिड प्लांट्स हमको मिले। और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी मीन्स देवर शुद्ध बौने, मीन्स देवर प्योर ड्वार्फ, जो 25%। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो फिनोटाइप था जो हमने पहले पढ़ा था ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, वो इट वॉज द रेशो वॉज 3:1। 75% लंबे थे और 25% हम बौने प्लांट्स हमको मिले थे, मीन्स 75% टॉल प्लांट्स एंड 25% ड्वार्फ प्लांट्स।
और जीनोटाइप रेशो जो थी वो 1:2:1 की रेशो में हमको जीनोटाइप रेशो थी, और जिसमें हमको शुद्ध लंबे मीन्स प्योर टॉल प्लांट्स जो थे वो 25% थे, और वर्ण संकर लंबे मीन्स जो लंबे थे लेकिन वो हाइब्रिड्स थे वो हमको 50% की प्राप्ति हुई, और जो शुद्ध बौने थे मीन्स प्योर ड्वार्फ प्लांट्स जो थे वो 25% हमको मिले। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मेंडल्स लॉ में हमने 3 नियमों को पढ़ा। सबसे पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, एंड थर्ड वाज लॉ ऑफ फ्री असॉर्टमेंट, जिसमें हमने जो रेशो थी फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो के बारे में भी पढ़ा। फिनोटाइप रेशो थी 3:1 एंड जिसमें 75% टॉल प्लांट्स एंड 25 ड्वार्फ, और 1:2:1 मीन्स 1 25% एंड 2 मीन्स 50% जो थे वो लंबे ही प्लांट से लेकिन देवर हाइब्रिड्स, और 1 मीन्स 25% जो प्योर ड्वार्फ थे। मेंडल के नियम, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उन्होंने अपने प्रयोग मटर और चूहों पर भी किए, और चूहों पर भी उन्होंने इसी प्रकार का प्रयोग किया जिस प्रकार से उन्होंने मटर पर किया था। उन्होंने काले और सफ़ेद चूहों का क्रॉस कराया, समागम करवाया, और उनसे उत्पन्न होने वाले सभी चूहे फर्स्ट जनरेशन में काले थे। इसके बाद मेंडल ने इस वर्ण संकर काले चूहों का परस्पर समागम कराया, मीन्स ये जो हाइब्रिड जो ब्लैक रैट्स थे उनका आपस में क्रॉस करवाया, तो उनसे काले और सफ़ेद दोनों प्रकार के चूहे पैदा हुए। इसका अनुपात 3:1 था। इनमें से 3 चूहे काले थे और 1 सफ़ेद था। सफ़ेद चूहों के परस्पर समागम से सभी सफ़ेद बच्चे पैदा हुए, लेकिन काले हाइब्रिड चूहों से, काले वर्ण संकर चूहों से 1/3 ने काले रंग के और 2/3 ने काले और सफ़ेद दोनों प्रकार के चूहों का जन्म दिया। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि नर और मादा के गुण सूत्रों में से कुछ व्यक्त और कुछ सुप्त होते हैं, और व्यक्त गुण के अभाव में सुप्त गुण प्रधान हो जाते हैं। मीन्स जब कभी कभी सुप्त गुण भी डोमिनेंट हो जाते हैं और डोमिनेंट रिसेसिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार मेंडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है, और वो ये कहते हैं कि बच्चे में माता पिता की ओर से एक एक गुणसूत्र आता है, और गुणसूत्र की अभिव्यक्ति लक के ऊपर डिपेंड करती है, संयोग पर निर्भर करती है। एक ही प्रकार के गुणसूत्र अपने ही प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं, मीन्स उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो उसी प्रकार की होता है जिस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। और जो डोमिनेंट क्रोमोसोम्स अभिव्यक्ति करता है वो सुषुप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि सुषुप्त जो गुण है वो इट रिमेन्स रिसेसिव और वो दिखाई नहीं देता है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। और कालांतर में प्रेजेंट में यह अनुपात 1:2, 2:4, 1:2 तथा 1:2 होता जाता है। So students, this was all for this video, and rest will be in our next video, जिस पर हम बात करेंगे कुछ और विषय की, हेरिडिटी मीन्स फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बाल विकास को, उसमें से हम लेंगे वातावरण को। तो वातावरण पर अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।